2024 के लिए मोदी का अंदाज अब और आक्रामक होगा। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी खुद कमान संभालने वाले हैं। शीतकालीन सत्र के खत्म होते ही मोदी प्रचार के महासमर में उतर पड़ेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी 3 राज्यों के फॉर्मूले से 2024 को फतेह करना चाहती है और इसके लिए उसने एक खास प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हारी या फिर कमजोर 160 सीटों पर जनवरी में उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इन सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए पिछले 2 साल से काम लगातार चल रहा है। हारी या फिर कमजोर 160 सीटों में से ज्यादातर सीटें दक्षिण और पूर्वी राज्यों की है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र की भी कई सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर बीजेपी 2019 में हारी थी। 350 प्लस सीटों के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी अब उन 160 सीटों पर फोकस कर रही है जिन पर वो 2019 लोकसभा चुनाव में हार गई थी। हाल में ही संपन्न हुए 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं सीटों पर खासा जोर दिया था। पार्टी ने इन 160 सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांट दिया। सी और डी कैटेगरी में 80-80 सीटें रखी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री खुद संभालेंगे प्रचार की कमान। मिशन 160 के लिए बीजेपी ने 40 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी। हर एक मंत्री के पास 2 से 3 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी थी। यही फॉर्मूला अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी हर राज्य में 2 से 3 दिन जाएंगे। विकास परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। बड़ी सभाओं में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नमो ऐप पर मांगा जा रहा है सांसदों का फीडबैक। हर एक सीट पर 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम मांगे गए हैं और इन्हीं के आधार पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला होगा। चुनाव अभियान समिति का यहां पर गठन होगा। घोषणा पत्र समिति का भी गठन होगा। घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। साथ ही बीजेपी भी इस बात को जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही उसका मास्टर कार्ड है, एक ट्रम्प कार्ड है। प्रधानमंत्री की रैलियां चुनाव जिताने की गारंटी होती है और हर लोकसभा सीट के प्रत्याशी मोदी की जनसभा और मोदी के रोड शो की डिमांड जरूर करते हैं। ये भी माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से ही मोदी पूरे ताकत के साथ लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटने वाले हैं। इसी के साथ इंडिया की चौथी मीटिंग में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री फेस के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव रखा है जिसका अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। लेकिन इंडिया में अभी भी कंफ्यूजन का सिलसिला लगातार जारी है। 19 दिसंबर को जो मीटिंग हुई उससे बड़ी उम्मीदें थी लेकिन ठोस हल कोई भी नहीं निकला। जैसे सीट शेयरिंग, उस पर कोई बात नहीं हुई। कॉमन एजेंडा क्या होगा, इस पे बात नहीं बनी। कॉमन लोगो और झंडा क्या रहने वाला है, इस पे चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री का फेस, कोई साफ तस्वीर नहीं है और एजेंडा, इस पे भी कोई चर्चा नहीं है। अब तक इंडिया की 4 मीटिंग हो चुकी है लेकिन 28 दलों के इन नेताओं की किसी भी मुद्दे पर कोई एक राय नहीं बन सकी। मीटिंग में तय क्या हुआ है वो भी आप समझ लीजिए क्या बातें हुई हैं। 22 दिसंबर को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। 30 दिसंबर को पटना में हो सकती है पहली रैली। 3 हफ्तों में सीट शेयरिंग का हल निकालने की कोशिश हालांकि की जाएगी। पीएम फेस के लिए ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव तो ममता बनर्जी ने रखा लेकिन इसके बाद हुआ क्या? जेएमएम की तरफ से कहा गया कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो। अखिलेश पीएम फेस पर बिना कुछ बोले ही निकल गए तो वही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही निकल गए। उधर पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता परगट सिंह का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगी, यानी पेच इसमें कई जगह फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव क्यों रख दिया। देखिए, सियासत में कहा जाता है कि अक्सर जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं है और जो कहा जाता है उसका मतलब वही नहीं होता जो लोग समझ रहे होते हैं। मीटिंग से एक दिन पहले ममता और केजरीवाल की दरअसल मुलाकात हुई। मीटिंग में ममता ने संयोजक का मुद्दा उठाया। ममता ने संयोजक के लिए खड़गे के नाम का सुझाव दिया। केजरीवाल एक कदम आगे बढ़े, उन्होंने प्रधानमंत्री फेस के लिए भी सुझाव दिया। केजरीवाल ने कहा कि दलित फेस का हमको फायदा मिलेगा। ममता ने भी केजरीवाल के सुर में अपना सुर मिला दिया। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अपने नाम को सुनकर के खड़गे असहज जरूर हो गए और उन्होंने अपनी दावेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। मीटिंग से एक दिन पहले ममता कह रही थी कि प्रधानमंत्री फेस का फैसला परिणाम के बाद होगा, लेकिन मीटिंग में ममता ने खड़गे का नाम उछाल दिया। यानी बिसात पर चली गए इस सियासी चाल का कोई निशाना जो है बनाने की कोशिश कोई और है। अब जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार जल्द इस बात पर सहमत नहीं होगा। इसका परिणाम ये होगा कि पीएम फेस का मुद्दा परिणाम आने तक के लिए टल जाएगा। फिर नतीजे आने के बाद सीटों के आधार पर दबाव की राजनीति होगी। प्रधानमंत्री बनने की चाहत सभी क्षेत्रीय क्षत्रपों में इस वक्त है। हालांकि चर्चा ये भी है कि ममता का ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है।
कांग्रेस एन मौके पर खड़गे का नाम आगे कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ममता केजरीवाल दोनों के अरमानों पर पानी जरूर फिर जाएगा। अब ये तो बात प्रधानमंत्री फेस की हो गई, अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा पीएम आए हैं और देश की गद्दी के लिए यहां अच्छा प्रदर्शन होना बेहद जरूरी है। अगर अखिलेश के फॉर्मूले को समझने की आप कोशिश करें तो अखिलेश क्या चाहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। अखिलेश उत्तर प्रदेश में खुद 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें देने के मूड में फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे वो। मध्य प्रदेश वाले एपिसोड से अखिलेश बेहद नाराज है। अखिलेश उत्तर प्रदेश में इंडिया का बॉस बनना चाहते हैं। मतलब कि साफ है, उत्तर प्रदेश में सीटों का जो बंटवारा हो वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि कांग्रेस समेत तमाम दल चाहते हैं कि मायावती भी इस अलायंस में आ जाएं और अखिलेश मायावती के साथ आने के मूड में नहीं है, क्योंकि जब ये चर्चा होती है तो उनको 2019 याद आने लगता है। क्योंकि 2019 में सपा बसपा के गठबंधन का फायदा मायावती को तो हुआ। 2014 में 0 सीट वाली बसपा 2019 में 10 सीटें जीत गई, लेकिन सपा 5 सीटें ही जीत पाई। तो करिश्मा मुलायम सिंह का भी उस वक्त था, लेकिन नेताजी इस दुनिया में अब नहीं है। तो अखिलेश को उनके सहयोगी जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, संजय चौहान, केशव देव मौर्य जैसे जो साथी हैं वो भी आंखें तरे रहे हैं। अब जब मायावती नहीं आएंगी तो फिर दलितों के लिए क्या किया जाए? सुझाव आया है कि मायावती नहीं तो चंद्रशेखर ही सही। चंद्रशेखर कैसे भी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मांग रहे हैं, उनको वो सीटें देकर के अपने साथ ले लिया जाए। आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश के दलित समीकरणों को भी आपको समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल दलित वोट जो है वो है तकरीबन 21.1%, जाटव 11.70%, पासी 3.3%, कोरी और वाल्मीकि 3.15%, धानुक, गौड़, खाटिक 1.05% और अन्य दलित जातियां हैं 1.57%। तो ये बात तो हुई दलित समीकरणों की, लेकिन मायावती आज भी इतनी जरूरी आखिर क्यों है कि हर कोई चाह रहा है कि मायावती इस अलायंस में शामिल हो जाए? इसकी क्या वजह है? दरअसल उत्तर प्रदेश में मायावती दलितों की सियासत करती रही हैं। 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। बिजनौर से मायावती सांसद भी रह चुकी हैं। मायावती इंडिया का हिस्सा फिलहाल नहीं है और कांग्रेस के कई नेता मायावती को साथ लेने की वकालत करते रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने भी ये कहा है कि 2024 के लिए मायावती बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 21% दलित वहां पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में दलित 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, जाटव और गैर जाटव। मायावती जाटव बिरादरी से आती है। गैर जाटव वोटर 2014 में ही बीएसपी का साथ छोड़ चुका है और अब जाटव वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो 2022 में जाटव बिरादरी के 21% वोट बीजेपी को मिले, सपा को 9% जाटव वोट मिले, 41% गैर जाटव ने बीजेपी को ही वोट दिया, 27% ने बसपा और 23% ने सपा को वोट दिया। अब ऐसे में सिर्फ खड़गे के नाम से फायदा नहीं होगा। चंद्रशेखर दलितों की सियासत जरूर करते हैं, लेकिन दलितों के बीच मायावती ही सबसे बड़ी और सर्वमान्य नेता है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश तो मायावती के लिए है, लेकिन अखिलेश मायावती के नाम पर सहमत हो जाएं। अब अखिलेश नानुकुर इस पर कर रहे हैं, लेकिन चाचा शिवपाल का कहना है कि मायावती अगर भाजपा से दूरी बना ले तो उनको साथ देने में कोई गुरेज नहीं है। हालांकि बात तो ये है कि अखिलेश मान जाए ऐसा बेहद मुश्किल नजर आता है। तो फिर चंद्रशेखर से क्या परेशानी है? दरअसल चंद्रशेखर से अखिलेश को नहीं, अखिलेश के साथी जयंत चौधरी को परेशानी है। वहां दिक्कत यह है कि जयंत जो 2 सीटें मांग रहे हैं वही सीटें जयंत चौधरी की भी मांग है। तो फिर बात बने तो फिर बने कैसे? क्योंकि कुल मिलाकर के इंडिया में अभी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सबके दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। लेकिन अब देखना होगा कि 30 दिसंबर की रैली में विपक्षी एकता कितनी मजबूत नजर आती है। अब देखिए, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा ये दोनों प्रधानमंत्री वो हैं जो दक्षिण भारत से मिले। ऐसे में अगर खड़गे का नाम आगे आया है तो दक्षिण भारत की सियासत को समझते हुए ही आया है। लेकिन बात यह है कि सीट बंटवारे में भी बहुत ज्यादा पेच है। कैसे? समझिए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बंटवारा दिल्ली में हो, हेमंत सोरेन ने कहा बंटवारा राज्य स्तर पर हो, ममता बनर्जी ने कह दिया कि 300 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, 243 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दें। अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनका पूरा सम्मान हो, लालू चाहते हैं कि उनका सम्मान हो। इंडिया गठबंधन की 28 में से 9 पार्टियों को परिवार इस वक्त वो मान रहे हैं और इससे जनता के बीच ये मैसेज आता है कि ये मोदी के खिलाफ सहयोगी दलों का नहीं बल्कि कुछ परिवारों का गठबंधन है। कौन कौन, वो भी आप समझिए। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, साथ ही टीएमसी, सपा, डीएमके, जेएमएम, आरजेडी। देखिए, विपक्ष और बीजेपी में कई अंतर हैं। बीजेपी की कोई भी मीटिंग होगी तो देश के सामने उतना ही आएगा जो बीजेपी पहुंचाना चाहती है।
लेकिन इंडिया गठबंधन की हर एक बैठक की बात कुछ ही घंटों में लीक हो जाती है। ये कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा एक अंतर है। अब आप ये भी समझिए कि इंडिया अलायंस में जो दल हैं वो किन किन राज्यों में है। इंडिया 28 दल, 25 पार्टियां और 7 राज्यों में ये सीमित है। जम्मू कश्मीर से 2, एनसी, पीडीपी और केरल से 3 यानी आईयूएमएल और केरला कांग्रेस एम। तमिलनाडु से 5 हैं, डीएमके, एमडीएमके, वीसीके, केडीएमके और एमएमके। महाराष्ट्र से हैं 4, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, एसएसएस, पीडब्ल्यूपीआई। बिहार से 2, जेडीयू और आरजेडी। उत्तर प्रदेश से 3, सपा, आरएलडी और अपना दल। पश्चिम बंगाल से हैं 6, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, एआईएफपी, आरएसपी, सीपीआई, एमएल। यानी ये जितने दल हैं वो सभी अपनी अपनी क्षमता से बढ़कर के बात कर रहे हैं। ऐसे में इस अलायंस का भविष्य क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो इंडिया की मीटिंग और पीएम फेस को लेकर के किसने क्या कुछ कहा वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। देखिए, कल इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दोनों ने मिलकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब चर्चा होगी। देखिए, लगातार बैठकें हो रही है और नीतीश कुमार जी को हर बैठक से भागना पड़ता है। पहले मुंबई से भाग गए, अभी कल दिल्ली से भाग करके वापस आए, और इस भागने में लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी दोनों मजे ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा करके यहाँ सरकार में बैठ के मजे ले रहे हैं। सबको पता है कि इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होना। ये लोग आखिर तक एक साथ रहेंगे नहीं। जब सीटों का बंटवारा होगा तब इसमें बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस वाले कुछ भी करे, लेकिन देश का माहौल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में, मतलब एनडीए कम से कम 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। देखो, खड़गे जी तो खड़गे हैं डमी, चलाएंगी मम्मी। नीतीश जी का हो गया काम, अब पता नहीं किस हाल में कहाँ पड़े होंगे इस समय। सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार जी को लगा है। भूत आता है क्या? प्रेत आके आपको कुछ बताता है कि नीतीश जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए? कोई नाराज नहीं हुआ। नीतीश जी प्रणेता हैं, शुरुआत उन्होंने ही की थी, और लालू जी एक अभिभावक की भूमिका में आज भी उन्होंने निर्देश दिया कि देखो वक्त थोड़ा ज्यादा बीत गया, अब सब कुछ टाइम बाउंड पीरियोडिकली ये तय करना होगा। तो चलिए, सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया है और इस बैठक में सोनिया ने विपक्षी दलों को सस्पेंड किए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। इस बैठक में सोनिया ने कई बातों का जिक्र किया है। क्या कुछ वो बातें हैं? संसद में घुसपैठ की घटना को सोनिया ने गलत ठहराया। सोनिया ने कहा कि 13 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ वो गलत है और इस मामले पर अपनी बात रखने में पीएम को 4 दिन लग गए। ऐसा करके पीएम ने संसद की गरिमा का अपमान किया। 3 राज्यों में मिली हार पर सोनिया ने चिंता जाहिर की और हार के कारणों की समीक्षा कांग्रेस अध्यक्ष इस वक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि हमारे साहस और कोशिशों से हमें सफलता जरूर मिलेगी। महिला रिजर्वेशन बिल महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, ये उन्होंने कहा। महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सोनिया ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है। पीएम के दावों और हकीकत में फर्क है।
सोनिया ने डोनेट फॉर देश अभियान को सफल बनाने की भी अपील की है। अब 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक है और 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये पहली CWC मीटिंग है। ऐसे में ये तो साफ है कि इस मीटिंग में चुनाव में मिली हार पर भी बातचीत की जाएगी। साथ ही 2024 के चुनाव इंडिया अलायंस पर भी वहां पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस इस मीटिंग में तय क्या करेगी, ये एक अहम सवाल। CWC की बैठक में किन मुद्दों पर मंथन होगा? क्या संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है कांग्रेस? क्या ये संभावित है? इंडिया की चौथी मीटिंग में हुई बातों पर चर्चा क्या होगी? मल्लिकार्जुन खड़गे को PM फेस बनाने वाले प्रस्ताव पर क्या बातचीत होगी? क्या सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत संभव है? AICC के विस्तार पर भी क्या कोई बात हो सकती है? CWC की मीटिंग के एजेंडे को लेकर के फिलहाल सस्पेंस चुकी बरकरार है। 3 राज्यों की हार को लेकर के कोई रिपोर्ट पेश क्या हो सकती है वहां? देखिए, अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक और भूपेश बघेल समेत 5 नेताओं को कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के साथ सामंजस्य के लिए नियुक्त किया है। इनकी एक कमेटी बनाई गई है। ऐसे में CWC की मीटिंग को सियासी जानकार एक रूटीन मीटिंग से ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं मान रहे हैं। हालांकि हर किसी की नजर इस बात पर है कि इस मीटिंग से क्या निकल करके सामने आता है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम के बाद जब कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में आई तो ये सवाल खड़ा हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज का भविष्य आखिर क्या होगा। इसी बीच शिवराज ने कहा कि दिल्ली जाकर के कुछ मांगने से बेहतर है वो मरना पसंद करेंगे। 19 दिसंबर को दिल्ली में ही नड्डा ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवराज की बात से जो संदेश सामने आ रहा है उसके मुताबिक क्या कुछ है। दक्षिण भारत में सक्रिय हो सकते हैं शिवराज। शिवराज को बीजेपी ने सबसे मुश्किल टास्क दिया है। दक्षिण की बंजर जमीन पर खिलाना होगा कमल। दक्षिण भारत में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जहां बीजेपी के पास लोकसभा की मात्र 30 सीटें हैं। क्षेत्रीय दलों के पास 74 सीटें हैं। कर्नाटक और तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस और मजबूत वहां पर हो गई है। शिवराज जहां खुद की मर्जी से जाने का दावा कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि दक्षिण भारत के लिए पार्टी उन्हें विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी कुछ जगहों के लिए सौंपेगी। JP नड्डा से मुलाकात के बाद कहा कि वो दक्षिण के राज्यों की ओर रुख करेंगे। शिवराज दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी में उनका रुतबा अभी भी कायम है। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए उनकी भूमिका तय नहीं है। अभी उन्हें संगठन का ही काम देखना होगा। संगठन उन्हें प्रदेश के बाहर नई भूमिका पर भेजने की तैयारी में है, लेकिन शिवराज मध्य प्रदेश में भी अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। शिवराज के लोकसभा चुनाव लड़ने का फिलहाल कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। शिवराज को दक्षिण के राज्यों में भेजना भाजपा का प्रयोग भी हो सकता है। शिवराज सॉफ्ट हिंदुत्व का एक चेहरा है। भाजपा दक्षिण के राज्यों में उत्तर भारत के बड़े चेहरों को उतारकर एक नया प्रयोग करना चाहती है, और वैसे भी दक्षिण के राज्यों के लिए भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा है भी नहीं।